Hello everyone, welcome back to this channel. This is the first time we'll be discussing chemistry and theory, where I'll be covering atomic structure chapter, not the full thing, but starting from main wala part, Rutherford के बाद वाला, because that is the most complex part. उससे पहले is just basic, what is electron, how did they find out it was an electron, how did they discover a proton, cathode ray experiment वगैरह, that is very simple. इसके बाद से there starts some difficult or some complex level theory. So we'll start with we'll setting up a backdrop about what Rutherford had established. तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो उसने करा गोल्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ गोल्ड फॉइल. उसने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल ली, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी मैलिएबल एंड इट इज़ अ हैवी मेटल, इसलिए उसने गोल्ड लिया. मैलिएबल है तो थिन सी शीट मिल गई. थिन सी शीट है तो फिर जो अल्फा रेज है उस पर अच्छी तरह से स्ट्राइक कर पाएंगी, और हैवी मेटल है तो मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिससे जो अल्फा रेज है वो रिपेल ज़्यादा होंगी. दीज वर द टू रीजन जिससे उसने गोल्ड फॉइल ली, जिससे उसको एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता लगा, कैसे कि जो अल्फा रे है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब बीच में कुछ एटम के बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, उससे उसको ये पता लगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसने बना लिया. बट देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स से एक ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, दैट वाज कि it disproved Maxwell theory. Maxwell was a very a scientist who worked on quantum mechanics. और मैक्सवेल ने कहा ये कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल होता है ना अगर, तो वो एनर्जी को लूज़ करता है कॉन्टिन्यूसली. लाइक इफ़ देर इज़ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एक्सेलरेटिंग, इट विल लूज इट्स एनर्जी. और अगर ऐसा है तो इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम, it will continuously lose energy, due to which it will come closer to the nucleus. अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर आता गया तो देर विल बी अ पॉइंट जहाँ वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, अंदर लाइक कोलिजन टाइप हो सकता है. अगर ऐसा होना होता तो दुनिया के सारा जो एटम है वो कोलैप्स हो जाता, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स कभी ना कभी सारी एनर्जी लूज कर देते हैं एंड वो न्यूक्लियस के साथ कलाइड कर जाते हैं. तो दैट वाज द मेन रीज़न जो जिससे उन्होंने रदरफोर्ड के थ्योरी को, रदरफोर्ड की मॉडल का एक ड्रॉबैक बनाया. अब हम आगे पढ़ेंगे बोहर का मॉडल और हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि मैक्सवेल की इस थ्योरी को, कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स लूज एनर्जी, इस स्पेसिफिक थ्योरी को इलेक्ट्रॉन्स पे लगाना ही एक गलत कॉन्सेप्ट है. ये हमें पता लगेगा जब हम वेव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. दिस विल बी आवर कंक्लूजन, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रही हूँ कि कंक्लूजन विल बी कि इट इज़ नॉट राइट टू अप्लाई मैक्सवेल्स थ्योरी ऑन electrons in an atom. नहीं तो what will happen if that is true? Everything should have collapsed by now. But हम कहते हैं atom is indivisible, like atom can neither be created nor be destroyed, although nuclear reactions में होता है, but basically मतलब तो ये है कि कंजर्व होते हैं atoms, तो कंजर्व तो हुए नहीं अगर ख़त्म हो गए. तो इसीलिए ये एक ड्रॉबैक बना. उसके बाद हम लाइक आई एम रेफरिंग टू माई नोट्स विच माई टीचर गेव मी. उसके बाद हम बात करते हैं वेव्स क्या होती हैं. वेव्स का हमने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है वो बेसिक स्टफ. एम्पलीट्यूड इज़ कि कितना ऊपर जा रही है वेव. फ्रीक्वेंसी इज़ कि एक टाइम पीरियड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं. टाइम पीरियड इज़ कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है. वेवलेंथ इज़ कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट्स, मतलब एक पूरी वेव का लेंथ क्या है, एंड वो कहाँ से डिसाइड होता है, दो क्रेस्ट्स के बीच के डिस्टेंस से हमारा वेवलेंथ निकलेगा. स्पीड फॉर वेव इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस फॉर वन वेव इज लैम्डा. टाइम फॉर वन वेव इज t, let's say t. So speed will be distance upon time, it will be lambda upon t. लैम्डा इंटू 1/t भी बोल सकते हैं ना, लैम्डा बाई टी को हम लैम्डा इंटू 1/t बोल सकते हैं. एंड 1/t इज जस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम वेयर वी गेट द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बोल देते हैं, स्पीड को हम फॉर वैसे v बोलते हैं, पर इफ इट इज स्पीड ऑफ लाइट वी से c. नहीं तो हम अगर c ही बोलें तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बना. दिस इज आवर फॉर्मूला. ये बेसिक
वेव्स के बारे में एक वेव नंबर भी आ जाता है. वेव नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ. 1 मीटर में कितनी वेव्स आ गई, दैट इज़ वेव नंबर. दिस इज जस्ट डेफिनेशन बेस्ड. उसके बाद आते हैं मेन चीज़, assumptions of Maxwell's electromagnetic theory. तो मैक्सवेल हु वाज अ वेरी renowned quantum mechanics का साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, तो उसने दी थी थियोरीज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स. अब इफ़ यू डोंट नो, वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होती हैं मैकेनिकल, एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसके अलावा अगर कोई होती है, आई एम नॉट अवेयर. पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं उसको एक तो मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने को. उसकी स्पीड 3×10⁸ होती है, विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, फ्रॉम वेयर यू वुड नो दैट लाइट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस वेव के बारे में है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस वेव के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड. आई हैव इट ड्रॉन हेयर, इफ़ यू कैन मेक आउट. यहाँ पर बना हुआ है. सो इफ़ यू सी हेयर, द ऊपर से जो जा रहा है वो है यहाँ इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो कुछ भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी ले लो, बट जो ऊपर को जा रहा है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल और द मैग्नेटिक. मतलब वन ऑफ देम इज लेट से दिस इज इलेक्ट्रिकल, तो जो इस तरफ को जा रहा है दैट इज़ मैग्नेटिक. मतलब जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. अगर ये ऐसे जा रहा है तो कंटिन्यूसली ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, एंड वो इकट्ठे एक एज अ वेव जा रहे हैं. दिस इज व्हाट मैक्सवेल टोल्ड अस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये बोला एक उनको मीडियम नहीं चाहिए, ये बोला. एक उनकी वेलोसिटी बताई 3×10⁸, और एक 2 नेक्स्ट जो पॉइंट्स मैं बोलने वाली हूँ दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैक्सवेल की थ्योरी के हम डिस्प्रूव करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. फर्स्ट है कि उसने बोला एनर्जी ऑफ वेव्स डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. लेट इट एब्जॉर्ब. एनर्जी जो है उसने कहा कि सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वेव लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, और किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, सिर्फ एम्पलीट्यूड पे. ऑफकोर्स इसके पीछे उसने, ही डिड नॉट से दिस आउट ऑफ थिन एयर, उसने इसके पीछे कैलकुलेशंस दी होंगी विच वी डोंट हैव इट इन आवर सिलेबस. बस उसने ये बोला कि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. एंड फॉर उसने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे में बोला, बट विजिबल रेज के बारे, विजिबल विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसकी बात करें तो एक स्पेसिफिक लाइट की कलर की बात करें. अगर रेड लाइट है तो अगर रेड लाइट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब रेड लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली रिलेट्स टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वैसे बाकी दिखती नहीं तो मैं सेम चीज़ बाकियों के लिए नहीं कह सकती, पर जो विजिबल है अगर उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो मतलब उनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है. एम्पलीट्यूड रिलेट्स टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस. तो वो ऐसे कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ब्राइट होगी लाइट उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी. एंड एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट मुझे भी ऐसे सोच के तो यही लग रहा है कि जितनी ज़्यादा ब्राइट है लाइट उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी है. दिस इज़ फाइन टू से, बट वील डिस्प्रूव इट. ये कहना गलत नहीं है कि वो एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता. ये कहना गलत है कि वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड करता, बिकॉज आगे जाके हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, आइंस्टाइन प्रूव करेगा कि येस वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है. ये पहली चीज़ जो हम डिस्प्रूव करने वाले हैं. दूसरी चीज़ जो मैक्सवेल की, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, दैट विल टेल अस अ लॉट अबाउट क्वांटम वर्ल्ड. ये है कि मैक्सवेल ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस मैक्सवेल ने बोला था अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता है. कॉन्टिन्यूसली वर्ड इज़ द की वर्ड. हम आगे जाके पता लगेगा कि वो कॉन्टिन्यूसली नहीं करता. दैट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी. कि दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूसली, दैट इज़ रॉन्ग. ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे, पर कंटिन्यूसली वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. तो 2 चीज़ें हैं जो मैक्सवेल की तुम्हें याद रखनी है, कि एक उसने बोला कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे एनर्जी नहीं डिपेंड करती है, और दूसरा कि एनर्जी जो है वो कोई भी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली रिलीज़ करता है.
अब इसको डिस्प्रूव करने के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट हैं. वन इज़ द ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोथ ऑफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. For black body radiation, I have a simulator with me, which I will be very happy to show you how black body effect will work. Actually, वो मैं खोती हूँ. उससे पहले we will discuss what black body radiation is. A black body क्या होता है? A black body doesn't have to be necessarily black, but an ideal black body, मतलब एक perfect black body जो है वो black होगी. एंड इसकी डेफिनेशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द थर्मल रेडिएशन दैट एनी सब्सटेंस एमिट्स ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. ब्लैक बॉडी क्या होता है? एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट एंड वंस इट हैज एब्जॉर्ब्ड इट कैन इमिट देम. An ideal black body is an object which can absorb all radiations incident upon it and once absorbed it can emit them. लेट्स से एक हमने बॉक्स लिया जो पूरी तरह से ब्लैक है अंदर से भी बाहर से भी. उसके अंदर हमने एक स्मॉल पिन होल करा एंड उस पिन होल से हमने उसके अंदर लाइट डाली. अब वो लाइट जो है जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स द मोस्ट. जो भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगा वो किसी और सरफेस पे जाएगी जो भी ब्लैक है. वो दूसरा सरफेस भी ब्लैक ही है क्योंकि सारा ब्लैक है, वो भी मोस्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब कर देगा. थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगा जो कोई और सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा. तो एक एन आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो उसके ऊपर कोई हम एनर्जी डालें तो वो सारी एब्जॉर्ब कर लेती है. एक्चुअल में ऐसी कोई भी नहीं है जो सारी कर ले. कुछ जो है वो डिसिपेट हो जाएगी, बट वी आर अज्यूमिंग आइडियली कि सारी एब्जॉर्ब हो रही है. तो एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज विच absorb all the radiation incident on it. and सिर्फ इतना नहीं, एक बार उसने absorb कर ली तो it will emit them also. तो इसीलिए one example is sun. sun is not an ideal black body क्योंकि ना ही वो black है ना ही वो कहीं से heat absorb कर रही है. sun में तो heat जो है वो produce होती है. sun के अंदर जो reactions होते हैं हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियर फिशन वगैरह फ्यूजन आई गेस, पता नहीं, जो भी होते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. बट ब्लैक बॉडी में हमने कहा कि वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं. बट सन को हम पार्शली नॉन आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं बिकॉज वो रिलीज ज़रूर करता है. इट गिव्स ऑल द लाइट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाहर को. ठीक है, तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. नहीं तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो एक ब्लैक कलर की बॉडी जो हमने बनाई जिसमें पिन होल है वो है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी. तो उसने सारी पहले तो एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर वो सारी इमिट करेगा. सारी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सब कुछ इमिट करेगा वो. ठीक है, ब्लैक बॉडी डजंट हैव टू बी ब्लैक वैसे, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट एन आयरन रॉड. एक एक्सपेरिमेंट है, अगर तुमने एक आयरन रॉड लिया एंड उसको तुमने हीट करा तो सबसे पहले वो रेड कलर का होगा, फिर वो येलो कलर का होगा, फिर वो वाइट कलर का होगा और फिर वो ब्लू कलर का होगा. ठीक है, अब नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग, वी मेक अ ग्राफ फॉर दिस. ठीक है, फॉर विच आई विल शो यू द सिमुलेशन ऑल्सो. आई जस्ट टर्न इट ऑन. यस, सो मैंने यहाँ पर खोल लिया है. अब ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमने एक ब्लैक कलर की बॉडी ली या फिर लाइक बेसिकली एक बॉडी ली जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी है. उसमें हमने हीट दी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की. यहाँ पर है टेम्परेचर ग्राफ. लेट अस से जो हमने अर्थ पे नॉर्मल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा बढ़ा करा टेम्परेचर को, तो उसने वो सारी एनर्जी जो हमने उसको दी इतनी हीट की उसने एब्जॉर्ब करी और फिर वो रिलीज़ कर रहा है. ब्लैक बॉडी उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा. अब जब वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी जो लाइट्स हैं, लाइट भी नहीं कहूँगी, सारी जो वेवलेंथ्स हैं, सारी ही फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो रिलीज़ करेगा. लाइक अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता है, उसके अंदर यूवी रेज आती हैं, इंफ्रारेड आती है, माइक्रो आती है, एक्सरेज, सारी जो भी आती हैं वो सारी रेंज को जो एक आइडियल ब्लैक बॉडी है वो इमिट करेगी. ठीक है, बट हर बार वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ज़्यादा एमिट करेगी. लाइक मैंने अगर यहाँ पर अर्थ से
थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर लिया है, तो ग्राफ में इतना कम है, मैं एक सेकेंड जूम कर देती हूँ इसको, मैंने इसको बड़ा करा, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्राफ था वो इतना छोटा बन रहा था क्योंकि मैंने साइज़ कम कर रखा था। बट अब मुझे पता लगा कि मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। जब अर्थ पे था तो दिस इज़ नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब हमने उसको कुछ हीट दी ही नहीं है बेसिकली, तो वो कुछ एमिट कर भी नहीं रहा ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी का डायग्राम है बेसिकली। ब्लैक बॉडी का डायग्राम मतलब डायग्राम आई मीन ग्राफ है, जहाँ पर यहाँ हमने वेवलेंथ प्लॉट करी है और यहाँ पर हमने इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली। मतलब कि हम देख रहे हैं कि इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर ये वाला टेम्परेचर हम किसी बॉडी को दें तो वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीज़ करेगा। अगर मैंने अर्थ से थोड़ा सा बढ़ाया टेम्परेचर तो मुझे पता लग रहा है कि वो जो बॉडी है वो यहाँ कहीं जो लाइक तुम ये समझो कि ये जो पूरा है वो स्पेक्ट्रम है, जहाँ यहाँ यूवी रे है, ये सारी विजिबल है। इसके आगे होगी इंफ्रारेड होगी, माइक्रोवेव्स होंगी, रेडियो वेव्स होंगी, लॉन्ग रेडियो वेव्स होंगी। तो ये कहीं आई थिंक ये पूरा ही इंफ्रारेड का है, उसके बाद रेडियो वेव्स वगैरह आता है। आई थिंक ये वाला जो पूरा हमारा स्पेक्ट्रम है वो इंफ्रारेड का है। तो हमें पता लग रहा है कि अर्थ से थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ाएंगे तो कोई भी ब्लैक बॉडी इस वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम रिलीज़ करती है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज़्यादा रिलीज़ करती है। हमने अगर थोड़ा सा बढ़ाया तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम अब ये वेवलेंथ कम हो गई है। अगर तुम देखो, मैं तुम्हें इसको थोड़ा छोटा करके अच्छी तरह से फिर बताती हूँ। लेट अस से मैंने एक लाइट बल्ब जितनी एनर्जी दी, अगर मैंने एक लाइट बल्ब जितनी एनर्जी दी तो मुझे दिख रहा है कि इंफ्रारेड लाइट सबसे ज़्यादा रिलीज़ कर रही है वो ब्लैक बॉडी। अगर मैंने लाइट बल्ब से थोड़ी ऊपर दी तो मुझे पता लग रहा है कि ग्रीनिश कलर की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा दे रही है वो बॉडी। अगर मैंने सन जितनी एनर्जी दे दी, अगर मैंने टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर दिया, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर देखो मैंने डिक्रीज़ करा तो जो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है वो राइट वर्ड जा रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगी, ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो लेफ्ट वर्ड्स जा रहा है। इसको और छोटा कर देती हूँ। सन पे जो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है वो ब्लूइश टाइप पे है। अगर मैं उसको और बढ़ाऊँ तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो और लेफ्ट वर्ड्स जा रहा है। अगर मैं सीरियस ए विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लैनेट ही आएगा, सीरियस आई डोंट नो, बट जो भी कॉस्मिक चीज़ है वो, उस पर जो टेम्परेचर है उतना अगर टेम्परेचर करूँ तो मुझे पता लग रहा है कि और लेफ्ट हो गया हाईएस्ट पॉइंट, यूवी रेस के स्पेक्ट्रम में आ रहा है। अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल जो इस ग्राफ में मैक्सिमम पॉसिबल है उतना टेम्परेचर दूँ विच इज़ 11,000 केल्विन, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो और लेफ्ट वर्ड्स हो गया। अगर मैं ऐसे बस इसको ऐसे करूँ तो तुम्हें दिखेगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो छोटा तो हो रहा है, ये साइड अग्री कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है छोटा हो रहा है, पर तुम ये देखो लेफ्ट जा रहा है या राइट, बस ये देखना है। राइट 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 जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है। यहाँ तुम्हें दिखा ही नहीं कि इस साइड गया क्योंकि मैंने ग्राफ इतना छोटा कर रखा है। मैं थोड़ा बड़ा करूँ इसको तो तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि ये उससे भी बाहर चला गया तो तुम्हें दिख नहीं रहा। बट अगर मैं ऐसे करूँ, छोटा छोटा करती रहूँ, तो मुझे पता लगेगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो राइट वर्ड्स जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाऊँगी तो हाईएस्ट पॉइंट जो है लेफ्ट वर्ड्स जाएगा, घटाऊँगी तो हाईएस्ट पॉइंट राइट वर्ड्स जाएगा। या तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन तो मिली है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो लेफ्ट वर्ड जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं हाईएस्ट पॉइंट जो है उस ग्राफ का वो राइट वर्ड्स जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का मतलब है एनर्जी बढ़ाना या घटाना। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की
जो लाइट है वो ब्लैक बॉडी ज़्यादा इमिट कर रही है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो एक स्पेसिफिक है। एंड हमारी ऑब्जर्वेशन से पता लगा जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे उस बॉडी की एनर्जी बढ़ी। जैसे जैसे उस एनर्जी की बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी तो वो और लेफ्टवर्ड चीज़ इमिट कर रही है सबसे ज़्यादा। लेफ्टवर्ड मतलब बिकॉज जो नीचे वाला एक्स एक्सिस था उस ग्राफ में वो था वेवलेंथ का, तो लेफ्टवर्ड मतलब जो वेवलेंथ है वो छोटी हो गई। मतलब जैसे एनर्जी बढ़ी जो मैक्सिमम वेवलेंथ रिलीज हो रही है वो छोटी हो गई। ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर घटाया तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो रिलीज हो रही है वो बड़ी हो गई, बिकॉज राइटवर्ड्स जा रहा था वो जब मैंने टेम्परेचर कम करा। राइटवर्ड जाना मतलब वेवलेंथ बड़ी हो रही थी, लेफ्टवर्ड जाना मतलब वेवलेंथ कम हो रही थी। टेम्परेचर बढ़ाया मतलब एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ कम हो गई। टेम्परेचर कम करा तो वेवलेंथ बढ़ गई। किस चीज़ की वेवलेंथ? मैक्सिमम जो रेडिएशंस निकल रही हैं। मैक्सिमम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी सारी ही रिलीज़ करती है, हम बस ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या रिलीज़ कर रही है। तो हमें इससे एक रिलेशन पता लगा कि टेम्परेचर का मतलब एनर्जी है, एनर्जी से वेवलेंथ इफेक्ट हो रही है। पर मैक्सवेल ने कहा है कि टेम्परेचर से वेवलेंथ इफेक्ट हो नहीं सकती। ये मैं मैक्सवेल से पता है, पर यहाँ से मैं पता लग रहा है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ तो कनेक्टेड हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट सिर्फ हमने इसलिए करा ताकि हमें पता लगे कि टेम्परेचर या एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट आई गेस यहाँ पर ख़त्म होता है। एक डायग्राम जो है मैंने तुम्हें जो वेव दिखाई वो मैंने एज अ सिमुलेशन दिखाई, एक स्टिल डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखो, हमें पता लग रहा है कि T2 जो है वो T1 से बड़ा है दिया है। मतलब बड़े टेम्परेचर पे जो हाईएस्ट लैम्डा है, हाईएस्ट लैम्डा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो लैम्डा की निकल रही है वो लेफ्ट वर्ड्स है। और T1 विच इज़ अ लोअर टेम्परेचर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो राइट वर्ड्स है। अब तुम यहाँ पर नोटिस करो कि साइज़ तो बड़ा हुआ ही है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट बड़ा हो गया है। मैक्सिमम पॉइंट बड़ा होना मतलब इंटेंसिटी बढ़ी है, मतलब टेम्परेचर इंटेंसिटी पे तो डिपेंडेंट है ही, पर हमने बस ये देखना है कि वो राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो मतलब वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है, जो मैक्सवेल ने बोला था, जो डिस्प्रूव हो गया। तो इससे ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट जो है आई गेस ख़त्म हो गया हमारा। एक और चीज़ जो है वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो वेन कहता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ रिलीज़ हो रही है इनटू द टेम्परेचर जिस पे वो रिलीज़ हो रही है वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो अगर तुम्हें लेटर से मैंने कहा कि 700 लैम्डा पे 200 डिग्री सेल्सियस सॉरी अगर मैं कहूँ 700 लैम्डा पे 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो और फिर मैं पूछूं कि 800 लैम्डा पे क्या टेम्परेचर होगा, बिकॉज वो कांस्टेंट होंगे, तुम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वो हो गया। अब सेकेंड टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।